नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर अंतेवासी पर। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। आइए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। तो शुरुआत करते हैं समय न गंवाते हुए। धर्मेत्तर साहित्य के बारे में आज इतिहास के स्रोत के अंतर्गत धर्मेत्तर साहित्य के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने धर्म से संबंधित जितने ग्रंथ थे उन पे अध्ययन करें। चाहे वो बौद्ध था, चाहे वो जैन धर्म था, चाहे वो सनातन धर्म था। तो धर्मेत्तर साहित्य से अभिप्राय है कि धर्म से इतर, यानी जो धर्म से हट करके हो। तो धर्म से हट करके जितने साहित्य हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो धर्मेत्तर साहित्य से अभिप्राय ऐसे साहित्य से है जो अपने को किसी धर्म विशेष से संबंध न कर काल विशेष या व्यक्ति विशेष की घटनाओं से संबद्ध करते हैं, यानी उनसे जोड़ते हैं। धर्मेत्तर साहित्य को स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ तथा जीवन चरित्र दो वर्गों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ से अभिप्राय ऐसे ग्रंथों से है जो व्यक्ति विशेष की घटनाओं का वर्णन ना कर काल विशेष में घटित घटनाओं का वर्णन करते हैं। जैसे मौर्य युग में, गुप्त युग में कौन सी घटनाएं घटी उनका वर्णन करते हैं। जीवन चरित्र से अभिप्राय ऐसे ग्रंथों से है जो व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। जैसे चाणक्य की उपलब्धियों का वर्णन करना। तो स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ में निम्न उल्लेखनीय हैं। पहला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। वह कुटिल गोत्र में पैदा हुए थे, इसलिए वह कौटिल्य नाम से जाने जाते हैं। उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए वह चाणक्य कहलाए। साहित्य जगत में वे कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौटिल्य तक्षशिला के निवासी तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा आम्भी ने की थी। कौटिल्य की अध्ययन पद्धति मैकियावेली, अरस्तु तथा बेकन से मिलती जुलती है। ये तीनों अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान थे और तीनों ही दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और इतिहासकार, तमाम जो है विद्वता के धनी थे। इनमें अरस्तु यूनान के निवासी थे और एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। पॉलिटिक्स नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। मैकियावेली इटली में पैदा हुए थे और आधुनिक राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। द प्रिंस इनकी रचना है। फ्रांसिस बेकन डी सैपिएंटिया वेटेरम नामक ग्रंथ की रचना की। इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये एक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं इतिहासकार थे। तो इन सब की जो बातें हैं जब आप कहीं न कहीं पढ़ेंगे तो मिलती जुलती रहेगी चाणक्य से। इसीलिए जो है इनकी बताई जाती है कि जो पद्धति है वो मिलती जुलती है। तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित विविध नियमों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे विधि ग्रंथ या राजनीति ग्रंथ कहा जाता है। इस पुस्तक को 1905 ईस्वी में श्यामा शास्त्री रुद्रपट्ट, इनका नाम है पूरा रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री, 1868 से 44 मैसूर के पौर्वात्य अनुसंधान संस्थान में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। पौर्वात्य का अर्थ हुआ कि यानी पूर्वी, यानी जो जैसे पाश्चात्य का उल्टा जो है पौर्वात्य हुआ। तो ये मैसूर संग्रहालय से इन्होंने प्राप्त किया, चूँकि उस पुस्तकालय अध्यक्ष थे वहाँ के, तो इन्होंने उसे प्राप्त किया और 1909 ईस्वी में इसका अनुवाद प्रकाशित किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद जाली नामक विद्वान ने किया। भट्ट स्वामी ने इस पर प्रतिपदा पचिका नाम से टीका लिखी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर 7वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने नीतिसार की रचना की। नीतिसार में गुप्तोत्तर काल के राजस्व सिद्धांत एवं राजा के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इसमें राजा को सुझाव दिया गया है कि राजस्व एवं कर के संदर्भ में उसकी भूमिका एक माली या दूध दूहने वाले ग्वाले की तरह होना चाहिए। यानी कितना जो है अपने पास रखना है, कर वसूल करना है, कितना जो है राजस्व रखना है, कितना वितरित करना है। जैसे एक ग्वाला जो है उसको ये पता रहता है कि इस गाय के बछड़े को कितना दूध छोड़ना है, कितना दूध स्वयं के लिए संग्रह करना है। माली ये जानता है
कि किस पुष्प को कितने जल की आवश्यकता है, और एक समान रूप से जो है सबको सबकी देखभाल करता है। तो इसी तरह से जो है ये होना चाहिए राजा को भी। अर्थशास्त्र गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 4000 श्लोक हैं। प्रथम अधिकरण, ये अधिकरण अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम अधिकरण राजस्व संबंधी विषयों का उल्लेख है। दूसरा नगर प्रशासन का वर्णन है। तीसरा अधिकरण धर्मस्थीय न्यायालय से संबंधित कानूनों का वर्णन है। तो धर्मस्थी और कंटक शोधन न्यायालय जैसे दीवानी और फौजदारी न्यायालय हैं आजकल, तो ये जब गुप्त काल में हम पढ़ाएंगे और मौर्य काल में, तो इनका वर्णन जो है बढ़िया से किया जाएगा। पांचवां अधिकरण राजा के सभासदों के कर्तव्यों का वर्णन। छठा अधिकरण राज्य के अंग के रूप में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, सेना, कोष तथा मित्र का उल्लेख। यह राज्य के सप्तांग सिद्धांत है। तो सप्तांग सिद्धांत में हो गया स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष तथा मित्र। अब ये राज्य के इसलिए जरूरी अंग है क्योंकि स्वामी मतलब किंग, बिना राजा के तो राज्य हो ही नहीं सकता। अमात्य का मतलब हो गया कि मिनिस्टर यानी मंत्री लोग, और जनपद का मतलब हो गया कि एक टेरिटरी यानी क्षेत्र। तो एक किंग जरूरी हो गया, एक मिनिस्टर जरूरी हो गया, और टेरिटरी नहीं होगा तो कोई राज्य ही नहीं है। फिर फोर्टिफाइड जो है आपका कैपिटल होना चाहिए, यानी दुर्ग जो है संरक्षित होना चाहिए, जो किला है। दंड, दंड का मतलब जस्टिस और फोर्स दोनों से रिलेटेड है। अगर पुलिस न ले जाए तो न्यायाधीश जो है न्याय क्या कर पाएगा, तो फोर्स भी चाहिए, सेना जो है और पुलिस फोर्स भी चाहिए, और जो है तभी आप न्याय कर सकते हैं। कोष यानी ट्रेजरी, बिना कोष के और धन के तो आप कुछ कर नहीं सकते। और आज का भी जो सारा युद्ध है पूरे विश्व में, वो धन की ही लड़ाई है। हथियारों को बेचना और धन प्राप्त करना, इसी से आतंकवाद और सारे युद्ध हो रहे हैं। तो मित्र का उल्लेख है। तो मित्र का मतलब हो गया कि अलायंसेस, यानी मित्र जो है सभी मित्र राष्ट्रों को मिला करके जो है अपना एक बनाया जाए। अगर मित्र न हो तो 1000 दिन से चल रहा यूक्रेन युद्ध, क्या रूस के सामने यूक्रेन टिक पाएगा? लेकिन वो मित्रों का ही देन है कि अभी तक 1000 दिन से वो युद्ध जो है लड़ रहा है। तो मित्र भी बहुत जरूरी हैं। सातवां अधिकरण परराष्ट्र नीति का वर्णन है। परराष्ट्र नीति का अंतर्गत जो विदेशी आते हैं मौर्य साम्राज्य में, उनका संबंध कैसे, उनका रखरखाव, खान पान, उनके लिए सारी सुविधाएं, ये सब देखना। और परराष्ट्र में ये भी था कि कोई विदेशी पर्यटक या विदेशी व्यक्ति, राजदूत वगैरह अगर आता है मौर्य साम्राज्य में और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके दाह संस्कार सारी क्रियाओं का जो है उत्तरदायित्व राष्ट्र राज्य पर ही होता था। शेष अधिकरणों में सैन्य अभियान, युद्ध नीति, संधि आदि का वर्णन है। इसके साथ साथ ही चाणक्य की एक और नीति थी कि चाणक्य हमेशा कहता था कि शक्तिशाली शत्रु और कमजोर मित्र दोनों ही कष्ट का कारण बनते हैं, और ऋण, शत्रु और रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आज जितनी भी अच्छी बातें हम देखेंगे अधिकांशतः जो है चाणक्य के द्वारा कही गई हैं। और चाणक्य जो है प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी है संदेश कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। ये चाणक्य का कथन है। तो आप सभी भी जो है परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलताएं क्यों नहीं मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी, बस आपको जो है मेहनत करना है। तो इत्यादि चीज़ें जो है चाणक्य के जीवन से, चाणक्य से हमें जो है सीख मिलती है। इसके साथ साथ ही चाणक्य जब किसी किले पर आक्रमण करते थे तो वो सीधे कह देते थे कि देखिए ये चींटियां जो जा रही हैं, लाल चींटियां, जब तक ये जा रही हैं आक्रमण मत करिए। इसका मतलब है कि रसद सामग्री यानी राशन पानी, ये सब राशन वगैरह सब किले में है। और जैसे ही चींटियां बंद कर देती थी वहाँ जाना आना, तब वो समझ जाते थे कि अब इनके पास राशन नहीं है, और कुछ दिन बाद जब सैनिक भूखे रहते थे तब आक्रमण करिए और तुरंत आप युद्ध जीत जाएंगे। तो उनकी जो है एक स्ट्रेटजी रहती थी युद्ध कौशल को लेकर के। तो ये महान विद्वान थे। आइए जो है यहीं पर समाप्त होता है हमारा टॉपिक, और 2 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। प्रतिपदा पचिका नामक टीका किसने लिखा, और अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में नगर प्रशासन का वर्णन है? तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद मित्रों।